स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश का अध्यापक ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब मैं आपका इंग्लिश का अध्यापक हूँ। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उस इंग्लिश लैंग्वेज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे या उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम इंग्लिश भाषा को बना सकते हैं। हमने ये पहले पढ़ा था, अब हम उसको किस तरीके से बनाते हैं वो तरीके सीखेंगे। तो अंग्रेजी भाषा को बनाने के जो तरीके हैं, वो सबसे प्रथम जो तरीका होता है वो होता है आपका टेंस। हम टेंस के द्वारा ही हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी को रूपांतरित कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टेंस होते हैं और हम उनको किस किस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए पढ़ाते हैं हम आपको टेंस। टेंस स्टूडेंट्स, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ये काल कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है कि हम वर्तमान में हैं, यानी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या होता है, दैनिक दिनचर्या, वर्तमान में कोई गतिविधि लगातार चल रही है या वर्तमान में कोई चीज़ हो चुकी है, वो सारी चीज़ें वर्तमान में आती है। भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल की वो चीज़ें होती है जो भूतकाल में हो चुकी थी, यानी हमसे पहले हो चुकी थी। इस अभी जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों से जो पहले कार्य हो गए थे वो सारे भूतकाल में आते हैं। भविष्यकाल क्या होता है? भविष्यकाल में हम अजम्पशन करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा, जैसे कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स क्या होंगे, इस प्रकार के अनुमान आपको भविष्यकाल के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में कैसे रूपांतरित करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। पहले मैं आपको टेंस के प्रकार बता देता हूँ, टाइप ऑफ टेंस। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल। तीसरा होता है स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। यही काल होते हैं और इसी में ही जीवन प्रारंभ होके अंत हो जाता है और हम इसी में ही सभी प्रकार की भाषाएं होती हैं। कोई भी, चाहे हिंदी की भाषा हो, संस्कृत की भाषा हो या अंग्रेजी की भाषा हो, वो तीन कालों में ही चलती है। इसके अलावा और कोई भी काल नहीं होते हैं। इन 3 कालों को ही हम पढ़ेंगे तो हमें पूरी भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होता है और इनके वाक्यों को हम किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। साधारण वर्तमान काल, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, साधारण, यानी साधारण मतलब सामान्य, वर्तमान मतलब अभी की, काल मतलब क्रियाएं, यानी अभी की साधारण क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? साधारण वर्तमान काल, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी जो क्रियाएं हो रही है उनको कहते हैं, जैसे कि मोहन जाता है, वो अभी भी जा रहा है, ठीक है, तो अब मोहन जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह घूमता है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? साधारण वर्तमान काल, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। साधारण मतलब सामान्य, वर्तमान काल मतलब वर्तमान मतलब अभी की और काल मतलब घटनाएं या समय। अभी देखिए दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ा रहे थे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं?
सबसे फर्स्ट होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब क्या होते हैं और ये किस तरीके के होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य घटनाएं प्रदर्शित करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो घटनाएं जारी हैं उनके बारे में बताता है, जो घटनाएं जारी हैं उनके बारे में बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है, यानी जो क्रियाएं पूरी हो चुकी है उसके बारे में बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ऐसी क्रियाएं जो अभी तक चल रही हैं, यानी थोड़े समय पहले जारी चालू हुई थी और अभी भी चल रही हैं, उन सभी क्रियाओं को ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। तो अभी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन चार प्रकार के प्रेजेंट टेंसों के अंदर हम किस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण करते हैं और किस प्रकार के इसके अंदर सेंटेंसेस आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन में हम किस तरीके के बदलाव करके इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरीके से होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल क्या होता है, इसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए मैं आपको इसकी सारी विशेषताएं बताता हूं और इसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं वो सारी चीज़ें बताता हूं। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी हिंदी वाक्यों को हम प्रेजेंट टेंस में कैसे पहचानें? हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हम उसको इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको अंग्रेजी में रूपांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, राम आम खाता है। इसमें क्रिया के अंत में आया है ता है, ता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ये वाक्य है, इस वाक्य के अंत में क्या आया है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? हिंदी में साधारण वर्तमान काल। अब इस साधारण वर्तमान काल में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं? सबसे पहले हम किसी भी हिंदी भाषा को अंग्रेजी में बदलने के लिए उस हिंदी भाषा की पहचान करेंगे कि वो जो वाक्य है वो वाक्य कौन से टेंस में आता है। तो हमने वाक्य की पहचान कर ली कि वो वाक्य आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब जब वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है तो हम उसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं ये देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि टेंस संबंधी परिवर्तनों में सिर्फ दो परिवर्तन मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस और सेकंड होता है आपका मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस और मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस से ही हम पूरे टेंस का निर्माण करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ लिया है कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किस प्रकार के स्ट्रक्चर के द्वारा हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उन स्ट्रक्चर का
इस टेंस के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको बता दूं, इसके सबसे पहला जो मुख्य परिवर्तन होता है वो होता है इसका मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो मुख्य क्रिया होती है उसमें मेन वर्ब में चेंजेस, मेन वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं मेन वर्ब के परिवर्तन। मेन वर्ब में चेंजेस, मेन वर्ब में हम परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं स्टूडेंट्स, मेन वर्ब के अंदर दो प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। एक हम उसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और दूसरा सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब रहने देते हैं और एस या ई एस का प्रयोग कब करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है हमने पढ़ा है पिछले वाली वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता वह होता है जो वाक्य में कोई भी क्रिया करता है। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यदि एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। एक वचन संज्ञा कैसे, जैसे राम, जैसे सीता, जैसे गीता। एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि राम, ये क्या हो गया एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो अगर नहीं पढ़ा है फिर मैं आपको, और आगे कमेंट्स आएंगे तो आगे के वीडियोस में आपको नाउन के बारे में भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक वचन संज्ञा, यदि एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। एस या ई एस का प्रयोग किसके साथ करते हैं, यदि सब्जेक्ट एक वचन संज्ञा हो तो। इसके अलावा और किसके साथ करते हैं, इसके अलावा ही, सी और इट के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि राम है तो राम के साथ अगर हम ये वाला टेंस यूज कर रहे हैं तो अगर ऐसा टेंस अगर आ जाता है और उसमें अगर राम होता है तो राम एक वचन संज्ञा है, और राम के साथ हम क्या करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ये मैं आपको आगे जो उदाहरण दूंगा, बड़ा उदाहरण राम आम खाता है वाला पूरा बना के, फिर उसके मैं समझाऊंगा, या मैं आपको ऐसा करता हूँ ये उदाहरण समझा देता हूँ, इस उदाहरण को हम आगे तक लेते चलते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, कौन सा टेंस हो गया स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए राम, हमारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया नहीं है, स्ट्रक्चर भी मैं आगे बताऊंगा। तो वैसे मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियोस में बता दिए हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला क्या आता है, सब्जेक्ट। तो राम क्या है, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट ले लिया। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में स्टूडेंट्स क्या प्रयोग किया जाना है, यदि सब्जेक्ट यदि एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ही, सी, इट के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का। तो राम,
राम के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे। उसके बाद क्या आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के अंदर क्या करना है अपन को, सब्जेक्ट यदि एक वचन हो तो राम एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या करना है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो इसमें काम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें काम हो रहा है खाने का, तो खाने को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, ईट्स, सॉरी ईट कहते हैं स्टूडेंट। और इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या ई एस का। तो मैं इसके साथ किसका प्रयोग कर रहा हूँ, एस का। तो राम ईट्स, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो राम के द्वारा खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता के द्वारा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और ये जो कर्म है वो यहाँ पे क्या है, आम, आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगो। तो राम ईट्स मैंगो, राम क्या खाता है स्टूडेंट्स, आम खाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे एस या ई एस लिखा है स्टूडेंट्स। तो एस का प्रयोग कब किया जाता है और ई एस का प्रयोग कब किया जाता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया है कि यदि वर्ब की सब्जेक्ट यदि एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब एस का प्रयोग कब करते हैं और ई एस का प्रयोग कब करते हैं, देखिए यदि वर्ब के अंत में एक्स, टी एच, एस एच, डबल एस, जेड और सी एच ओ आदि शब्द आए तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, देखिएगा। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, पहले दूसरी वाली आपको ये एस के बारे में भी बता देता हूँ इसी के साथ ही। छोटा सा लाइन है सिर्फ, यदि वर्ब के अंत में एक्स, टी एच, एस एच, डबल एस, जेड, सी एच ओ आदि शब्द आए तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं। कुछ अपवाद भी हैं इसके कि इसके अलावा भी 2-3 वर्ड्स के साथ अगर आ जाते हैं तो हम उसके साथ ई एस का प्रयोग कर सकते हैं, वो अपवाद स्वरूप होते हैं, परंतु अधिकतर इसी के साथ ही ई एस का प्रयोग किया जाता है। अब एस का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, देखिए उपरोक्त सभी अक्षरों को छोड़कर बाकी सबके साथ। यानी इन अक्षरों, अगर कोई भी वर्ब इन अक्षरों से खत्म नहीं होता है तो बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी अक्षरों को छोड़कर बाकी सबके साथ एस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स कब करते हैं इसका प्रयोग, हम करते हैं जब हम उस समय करते हैं जब जो कर्ता हो वो एक वचन संज्ञा हो। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये मैंने क्या समझाया है, एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में सबसे पहले हम पहचान करते हैं हिंदी वाक्यों की। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान करते हैं। तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया राम आम खाता है। इसके बाद मेन वर्ब में परिवर्तन, हम जब वाक्य को पहचान लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से हम वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया था, ऑब्जेक्ट और अदर के बारे में भी बता दिया था। 2 शब्द बचे थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हम अब परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में हम कौन सी टेंस में क्या परिवर्तन
करते हैं। तो अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो, आप प्रेजेंट टेंस का तो पहचान कर लेंगे हिंदी वाक्यों का कि वाक्य के अंत में ता ती ते हैं। फिर उसके बाद अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो तो उसके मुख्य क्रिया में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके मुख्य क्रिया में हम क्या परिवर्तन करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यदि कर्ता दो ही प्रकार के होते हैं, या तो एक वचन संज्ञा होगा, नहीं तो बहुवचन संज्ञा होगा। एक वचन संज्ञा होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट यदि एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ही सी इट के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया कि राम ईट्स मैंगो, राम क्या खाता है स्टूडेंट्स, आम खाता है। यदि फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि एस या ईएस लिखा है, मैंने दो अक्षर है यहाँ पे, दो लेटर्स हैं यहाँ पे, इन दोनों लेटर्स का प्रयोग कब करते हैं, सबसे पहली बात एस या ईएस का प्रयोग कब करते हैं, जब एक वचन संज्ञा हो। अब इन दोनों लेटर्स का प्रयोग कब कब करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ईएस का प्रयोग जब करते हैं जब वाक्य के अंत में एक्स, टीएच, एसएच, डबल एस, जेड, सीएच और ओआई। कैसे, ये उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एज एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है। देखिएगा, राम बाजार जाता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एक मिनट। राम, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देख लिया कि साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और वाक्य के अंत में ता है तो कौन सा टेंस होगा स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, राम। फिर उसके बाद क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं किया जाता है इसके सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये क्या है, अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गो। गो, जी ओ, गो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट यदि एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करो। तो सब्जेक्ट कौन सा संज्ञा है, एक वचन संज्ञा है राम। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो अब हमारे पास क्रिया क्या है, गो। तो गो है तो अब हम एस का प्रयोग करें या ईएस का, ये हमारे लिए दुविधा है। तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे, यदि वर्ब के अंत में एक्स, टीएच, एसएच, डबल एस, जेड, सीएच, ओ आदि शब्द आए तो ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स में से क्या आ गया है यहाँ पे, वर्ब के अंत में ओ, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, गोज। और हम कहीं पे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कनेक्टर टू का प्रयोग करते हैं। तो राम गोज टू मार्केट। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा होता है। उपरोक्त सभी अक्षरों को छोड़कर बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, हम एस का प्रयोग करते हैं। ऊपर उदाहरण के अंदर आप समझ लीजिए, राम, EAT, टी इसके अलावा है ना, इन अक्षरों के अलावा है टी, तो हमने इसके साथ सिर्फ किसका प्रयोग किया है, एस का प्रयोग किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप सही तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से समझिए, जब भी आपके ये समझ में आएगा। अब मैं आपको स्टूडेंट्स इसके हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तनों के बारे में बताता हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में किस किस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। मुख्य क्रिया में परिवर्तन के बारे में हमने समझ लिया। अब हम हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तनों के बारे में समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स,
हाँ, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपके हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस हम इसमें क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये देखिए। मैं आपको स्टूडेंट्स इससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से पहले हम मेन वर्ब के बारे में एक बार छोटी सी बातें कर लेते हैं। हमने मेन वर्ब में पढ़ा कि उसमें हम एस या यस का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन कौन से सेंटेंस में करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको नोट नंबर 3 के रूप में लिखवा देना चाहता हूँ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस के बारे में। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। अब इसमें स्टूडेंट्स हम हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या क्या करते हैं, देखिए। सब इसके सेंटेंस वाइज पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करते। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स अब डू नॉट का प्रयोग कब करते हैं और डज नॉट का प्रयोग कब करते हैं, स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आई वी यू दे तथा सभी प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। मैंने आपको बताया आई वी यू दे तथा सभी प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है। वाक्य के अंत में क्या है स्टूडेंट्स? ता हूँ। ता हूँ आते ही कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाऊंगा। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कर्ता कौन है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आई। फिर क्या बताया मैंने? हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंसेस में किसका प्रयोग किया जाता है? डू नॉट या डज नॉट का। डू नॉट का प्रयोग कब करते हैं? आई वी यू दे तथा सभी प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डू नॉट का। मैं बाजार जाता हूं, तो अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है स्टूडेंट्स। तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा? आई के साथ किसका प्रयोग करना है? डू नॉट का। आई, सॉरी स्टूडेंट्स,
हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि इसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं डू नॉट या डज नॉट का। तो डज नॉट का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं बाजार नहीं जाता हूँ। वाक्य के अंत में क्या आया? ताहू। ताहू मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं बाजार नहीं जाता हूँ। नहीं आते ही ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस है और ऊपर से प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे हम? डू नॉट का स्टूडेंट्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें स्टूडेंट? डू नॉट। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर मेन वर्ब की हमेशा क्या होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करते हैं। तो मेन वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म का। तो जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गो। और फिर उसके बाद गो के साथ कनेक्टर क्या लगाते हैं? कहीं दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। तो मैं आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो हमने इसमें किसका प्रयोग सीखा? डू का प्रयोग सीखा। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आई, वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि डज नॉट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। स्टूडेंट डज नॉट का प्रयोग हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डज नॉट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। एक वाक्य लेते हैं। वह बाजार नहीं जाता है। ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब डू नॉट का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ, और डज नॉट का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ। अब देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स मैं समझाता हूँ आपको। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? वह सब्जेक्ट है, इसमें कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ, और डज नॉट का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ करते हैं। तो ही के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट्स? ही के साथ हमेशा डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो ही डज
नॉट। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? गो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गो। ही डज नॉट गो, उसके बाद कनेक्टर टू और मार्केट। इस तरीके से हमारा ये वाक्य पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और इसके मेन वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब मैं आपको तीसरे नंबर का टॉपिक इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसके अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बताऊँ आपको स्टूडेंट्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बता रहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। स्टूडेंट सेम बिल्कुल उसी तरीके से डू का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं और ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, क्या राम बाजार जाता है? क्या राम बाजार जाता है? तो अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट इसका? ये हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंसेस हैं जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। हम इसको किस तरीके से बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, और फिर क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स मैं आपको समझा दूं, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हमारा क्या उद्देश्य है पढ़ने का, ये देखिए स्टूडेंट्स कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है? वाक्य के अंत में ता है। तो कौन सा सेंटेंस बन गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया और वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है? क्या। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब हम इसे कैसे बनाते हैं देखिए स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंडेंट है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? डज का। तो हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं डज। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लेंगे यहाँ पे? राम। फिर उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? गो। मैं आपको बता दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर मेन वर्ब का प्रयोग हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो डज राम गो टू मार्केट? क्या राम बाजार जाता है? तो इस प्रकार से ये हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया आज क्या क्या बताया। सबसे पहले टेंस के बारे में बताया, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब उन टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है। उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस कैसे करते हैं, मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस कैसे करते हैं और उसको हिंदी में पहचानते कैसे हैं, हमने आज ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपको मैं सिर्फ एक अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, और हम उसी से रिलेटेड वाक्यों को पूरा करेंगे। उसी से रिलेटेड वाक्यों का मैं आपको टास्क दूंगा जिसे आपको उससे कंप्लीट करके लेकर आना है। तो हम पढ़ेंगे अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं हम। प्रेजेंट
टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, वैसे 4 प्रकार के होते हैं और एक टेंस में भी हम 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हम पढ़ा जाता है देखिएगा। सबसे पहला सेंटेंस होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, इसमें सकारात्मकता का बोध होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे, पहले हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। मैं आपको 2-3 वाक्य बताऊंगा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिर मैं आपको कुछ लाइन्स दूंगा और उन लाइन्स को आपको एज ए होम टास्क कंप्लीट करना है, बनाने की कोशिश करनी है। नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारे सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा, फिर आप मैच कर सकते हैं उनसे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं। राम पढ़ाई करता है। राम क्या करता है? पढ़ाई करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, राम पढ़ाई करता है, हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे? पहचान। पहचान, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? पहचान किसकी करनी है? टेंस की। टेंस की सबसे पहले पहचान करेंगे कि वो हिंदी में कौन सा टेंस है। तो पहचानिए स्टूडेंट्स कौन सा टेंस है ये वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है, तो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरी चीज हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर यानी प्रारूप। इसके प्रारूप को दिमाग में सेट करेंगे कि हम ये इसके ऊपर कौन सा प्रारूप सही बैठेगा। प्रारूप किस तरीके से पहचानोगे? प्रारूप पहचानने के लिए आपको सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी होगी। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य राम पढ़ाई करता है साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्यों को या सकारात्मक वाक्यों को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका प्रारूप, इस जो सेंटेंस है, टेंस की पहचान की हमने। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव। इसका प्रारूप क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रारूप क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। दिमाग में आना चाहिए ये आपके, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज, ये सीक्वेंस वाइज दिमाग में आना चाहिए। पहचान, वाक्य कौन सा है, फिर प्रारूप, यानी आपका स्ट्रक्चर वो क्या होना चाहिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। फिर उसके बाद हम अपने इस हिंदी को अंग्रेजी में बनाना चालू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे नियम ध्यान होने चाहिए। सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से नियम प्रयोग किए जाते हैं अगर सकारात्मक वाक्य हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? जो वाक्य में कार्य करता है। कार्य कौन कर रहा है? राम। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? राम। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि राम क्या है। राम एक वचन करता है, राम बहुवचन करता है। तो कौन सा नाउन है ये? राम है, सॉरी एक वचन संज्ञा है या बहुवचन संज्ञा है? तो कौन सा संज्ञा है ये? सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है? तो ये है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या प्रयोग करते हैं? कोई प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने आपको लाइन लिख के स्पष्ट बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो और एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, करता कोई सा भी हो, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब। मेन वर्ब कार्य क्या हो रहा है इसमें? पढ़ाई करने का। पढ़ाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड। पढ़ाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट?
रीड। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीड लिख दिया मैंने, राम रीड। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो देखा, लेकिन किसके बारे में नहीं देखा? मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब में हमने क्या परिवर्तन करना था? अगर कर्ता एक वचन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? रीड ही होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग कब करते हैं स्टूडेंट? मैंने सब कुछ लिख के अभी बताया था आपको। एस का प्रयोग कब करते हैं? एस का प्रयोग जब करते हैं जब ओ एक्स सी एच डबल एस टी एच जेड और ओ आदि शब्द वाक्य के अंत में नहीं आए तो हम एस का प्रयोग करते हैं। क्या उनमें से कोई भी शब्द है क्या ये? नहीं, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? एस का, क्योंकि एक वचन है, एक वचन संज्ञा है, तो एक वचन संज्ञा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। सीता गेंद पकड़ती है। सीता गेंद पकड़ती है, ठीक है, पकड़ने दो उसको गेंद। अब हम इसको क्या करते हैं? सबसे पहले पहचानते हैं। क्या करना है हमें? वाक्य निर्माण के लिए पहचानना है। तो पहचान लिया भैया हमने। क्या पहचाना? वाक्य के अंत में क्या है? ती है, ता है, ती है, ते है। दिमाग में झट देना से आ जाना चाहिए आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद वाक्य कौन सा है? ना ही इसमें नकारात्मक का बोध हो रहा है, ना इसमें प्रश्न बन रहा है, तो वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रारूप दिमाग में आ जाना चाहिए एक बार में ही कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब इसमें सबसे पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है? इसमें वाक्य में जो भी कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है और उसी को ही अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सीता। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? सीता को। फिर उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने खाली छोड़ दी। फिर उसके बाद बचता है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ हम क्या क्रियाएं करते हैं? अगर मेन वर्ब के साथ हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अगर ये जो कर्ता है ये एक वचन संज्ञा है तो एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का। तो एक बार तो हमने किसका प्रयोग किया? एस का। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके साथ किसका प्रयोग होगा। सीता, CATCH, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैच। कैच का अर्थ क्या होता है? पकड़ना। तो उसमें अक्षरों में क्या था? वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? CH आया। अब CH के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम स्टूडेंट्स? एस का या ईएस का? हम प्रयोग करेंगे ईएस का, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि वाक्यों के अंत में डबल एस, एक्स, ओ, जेड, इसके अलावा TH और CH आदि शब्द आए तो हम वाक्य के अंत में अगर एक वचन संज्ञा हो तो हम क्या करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। तो सीता कैचेस, क्या पकड़ती है सीता? भाई सीता किस चीज को पकड़ती है? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पे। अब कर्म पे तो पड़ रहा है, सेंटेंस के अनुसार भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमने ले लिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते नहीं हम, मेन वर्ब का प्रयोग के साथ सही तरीके से प्रयोग किया हमने। अब इसमें क्या बच गया? सिर्फ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने क्या ले लिया? गेंद। गेंद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? BALL। सीता क्या पकड़ती है? बॉल पकड़ती है। हमने एस का प्रयोग सीखा, हमने ईएस का प्रयोग सीखा। अब मैं आपको एस या ईएस दोनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं बता रहा हूं। अब हम एक बहुवचन संज्ञा वाला वाक्य करते हैं। हम बाजार जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य पहचान करो।
ता है, ती है, ते है, ते आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाक्य कौन सा है भैया? अफर्मेटिव है, इसमें ना ही तो नकारात्मक का बोध हो रहा है ना ही प्रश्नवाचक का। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दिमाग में सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर आएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी। वी एक वचन संज्ञा है, बहुवचन संज्ञा है? आपको पता होगा, वी यानी हम मतलब बहुवचन संज्ञा। तो वी के साथ हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं? कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सब में अलग अलग करते हैं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन कर्ता चाहे एक वचन हो और कर्ता चाहे बहुवचन हो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम आते हैं मेन वर्ब में। तो इसमें मेन वर्ब में क्या परिवर्तन करेंगे स्टूडेंट? जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? गो। क्यों लिख दिया गो? हमने ES क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट्स? आपको पता है ना, क्योंकि मैंने लाइन में साफ साफ लिखा हुआ था स्पष्ट अक्षरों में कि I V U दे, I V U दे, तथा प्लूरल नाउन के साथ हम S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसीलिए वी गो यानी प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, वी गो टू मार्केट। इस प्रकार से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हम एस का प्रयोग, ES का प्रयोग और विदाउट एस या ES के प्रयोग के साथ हमने तीनों वाक्यों को पढ़ा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखूंगा और इसे आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। उसके कुछ वर्ड्स, टफ वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताता चलूँगा और आप उसे कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सारे जो आपके लाइंस हैं, इन लाइंस को आपको कंप्लीट करना है। इसमें सबके अंदर आपको प्रेजेंट टेंस दिखाई देगा और इससे आपका एक जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ है, इसका टॉपिक क्या है? हेडिंग माय हॉबी रीडिंग बुक्स, ठीक है, या बुक रीडिंग मतलब पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक। माय हॉबी, अगर आपके अंदर आपके एग्जाम्स के अंदर पैराग्राफ आता है कि आप माय हॉबी के ऊपर कोई निबंध लिखिए या माय हॉबी के ऊपर कोई पैराग्राफ बनाइए, तो आप इन लाइन का प्रयोग करके वो पैराग्राफ बना सकते हैं। मैंने तो 7 लिखे हैं, इसके अलावा आप अपने खुद के भी पैराग्राफ्स बना सकते हैं और खुद की हॉबी के बारे में भी बता सकते हैं। हॉबी रिलेटेड जितने वाक्य होते हैं वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किताबें पढ़ना मेरा शौक है। किताबें पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, सो क्या कहते हैं? किताबें पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं किताबें पढ़ने के रूप में। शौक को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हॉबी। मैं केवल अच्छी एवं उपयोगी किताबें पढ़ता हूँ। तो केवल अच्छी एवं उपयोगी, अच्छी तो आप जानते ही स्टूडेंट्स गुड, और उपयोगी को क्या बोलते हैं अपन? यूजफुल, मतलब उपयोगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको तीसरा बताता हूँ, मैं उन किताबों से बहुत ज्ञान प्राप्त करता हूँ। बहुत ज्ञान, ज्ञान को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉलेज। ये तो आपको पता ही होगा, तो इसमें आपको कोई वर्ड मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना मुझे बहुत आनंद देता है। आनंद को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जॉय, JOY। जॉय का मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छी किताबें अच्छी मित्र होती हैं। अच्छी किताबें मतलब गुड बुक्स और अच्छी मित्र मतलब गुड फ्रेंड्स। इसमें अभी आपको कोई वर्ड मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। हम किताबों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे मैं बताऊं। हम, वी, किताबें, बुक्स, बहुत कुछ मतलब बहुत सारी मोर थिंग्स। सीखना, सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये एक क्रिया है और इसको सीखने को क्या कहते हैं? लर्न, LEARN। लर्न का अर्थ क्या होता है? सीखना, सीखना। इसके बाद आता है, इसलिए मैं अच्छी किताबें हमेशा पढ़ता हूँ। इसके अंदर भी आपको कोई भी शब्द का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन सब के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको बताएंगे और आप इनसे
मेरे ट्रांसलेशन से आप अपनी कमियों को देख सकेंगे कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है, और आपने बिल्कुल सही बनाया है, मतलब आपने ध्यान से वीडियो को देखा है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और इन सेंटेंसेस को समझिए और किस तरीके से इनको बनाते हैं ये भी आप समझिए। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है और सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप इसे बनाइए और बहुत सारे सेंटेंसेस अपने दिमाग से निकालिए और उन सेंटेंसेस को भी बनाने की कोशिश कीजिए। माय हॉबी सिर्फ पढ़ना नहीं हो सकता है, किसी और कार्य के अंदर भी आपकी रुचि हो सकती है। तो उस रुचि को भी आप हिंदी में लिखिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।